मुल्क भर में 150 से जायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार। एक एहतजाज की लहर चली, औरतों को बालों से घसीटा गया, रेहाना डार को भी घसीटा गया, वैन में डाला गया, आलिया हमजा की गाड़ी के ऊपर हमले किए गए। एक कश्मीर डे मनाया गया, लेकिन वहां पे भी बच्चों के मुंह से एक ही आवाज और एक ही बात निकली। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो मुल्क भर में 5 अगस्त का एहतजाज था। उसके मनाजिर ना सिर्फ देखने वाले थे, लेकिन अभी तक ये एहतजाज, ये जज्बा, ये मुहिम रुकी नहीं, इसमें दरार नहीं पड़ी। लोग अभी तक इतने तशद्दुद, इतने डर और खौफ फैलाने के बावजूद डटे हुए हैं। क्यों? कैसे? कब तक? तो जवाब में क्या? और तशद्दुद। अगर इस दबाव से नहीं रुक रहे ये कीड़े मकोड़े, तो इनको और जोर से कुचलो लो, क्योंकि ये जो सल्तनत झूठ की सल्तनत जो खड़ी की हुई है, ये सिर्फ खामोशी से और जबर से बरकरार रह सकती है। सुनते हैं वन बाय वन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, लीडर्स ने क्या कहा। साथ साथ सुनेंगे अलीमा खान ने क्या कहा इस पूरे वाक़े को लेकर, अपने भाई को लेकर। और इस निज़ाम ने, ये तस्वीरें जो अभी आप देखेंगे इंटरलेस्ड इन गवाहियों के ऊपर, किस तरीके से अपने आप को नंगा किया। पहले उसको सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बहनें उससे मिलेंगी, हम मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़ी खराबी, पागल के बच्चे हैं। जितना जल्दी वो ये काम कर रहे हैं, अगर उनकी बहनें उससे मिलती, उन्होंने क्या हुआ करना। हमारे पास और क्या तरीका है? हम हर अदालत में जा चुके हैं, कोई और तरीका है तो आप हमें बता दें। जब इंसान हर रास्ता इस्तेमाल करके, हर कानूनी रास्ते से हम जो कर चुके हैं, उसके बाद हम यही फिर रास्ता रह जाता है कि आप फिर आके बैठ जाएं और अपना हक मांगे, जो कानून हमें इजाजत देता है जिस चीज। और खास तौर पे आज यहाँ पर खैबर और पेशावर की आवाम को मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान की तरफ से। आप लोग वो अजीम लोग हैं जिन्होंने हमेशा इस तहरीक को चलाया और इस तहरीक को आगे बढ़ाया। खान साहब जब भी कॉल लेंगे हम बार बार निकलेंगे। दफा 144 अब नहीं लगेगा डेरा मुराद, दफा 804 लगेगा डेरा मुराद। तो आपने देखा कि इस निजाम ने अपने आप को किस तरीके से एक्सपोज किया। और मजे की बात तो नहीं कह सकते वैसे, क्योंकि इस चीज को भी 3-3.5 साल होने को आ रहे हैं, इस मजे की बात को। और इंसान अपना अगर इतने मजे ले ले, इतना एड्रेनलिन अगर अपने जिस्म के अंदर शूट अप कर ले, तो वो जहर की तरह बन जाता है। और यकीन रखें, मुझे पता है, क्योंकि मैंने जब जंगी सूरत हाल के अंदर अपने आप को पाया, तो वो एक किस्म की एक एडिक्शन थी कि आप एड्रेनलिन पे जिंदा रह रहे थे, एड्रेनलिन पे अपने खौफ का सामना कर रहे थे। तो ये निज़ाम जो बना ही खौफ की बुनियाद पर है, जो अपने आप को बरकरार ही खौफ की बुनियाद पे रख रहा है, वो कब तक इस जहर को, इस एड्रेनलिन को अपने जिस्म में डालता रहेगा? क्योंकि लोग तो नहीं मान रहे, जज नहीं होके दे रहा वो जहर। जो जहर जहां से आ रहा है, जो खौफ, डर और झूठ की रियासत बनी हुई है, जिसको एक आवाज, एक बुजुर्ग खातून रेहाना डार ये चीखें मार रही थी आजादी की, जब इन्हें घसीटा जा रहा था। 70-72 साल की औरत है ये। इसके
पोते नवासे हैं, पोतियां पोतियां नवासियां हैं। अगर ये औरत अभी तक आवाज निकाल रही है और इस आवाज से इतने बड़े दियो को, जो अब अपना यानी हर चीज पे काबिज है, बज़ाहिर तौर पे उससे ज्यादा ताकतवर कोई और चीज नजर नहीं आती हमें हमारे सामने, उस एक आवाज से उस दियो की हवा निकल जाती है और उसको घसीटना पड़ता है, ना सिर्फ इस औरत को बट अनगिनत और औरतों को, खवातीन को, उनके बाल पकड़ के नोच के। तस्वीरें आप देखें अगर आप सोशल मीडिया से जो आपको नजर आ रही हैं, तो आप सोचेंगे यार ये कौन लोग हैं ये, कि इनको इस चीज पे रिजोर्ट करना पड़ता है। दुनिया की 6th लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस, यानी 6ठी सबसे बड़ी दुनिया में फौज, और वो अपने आप को बरकरार रखने के लिए, अपने झूठ को बरकरार रखने के लिए ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जैसा हमें पता है, झूठ के पांव नहीं होते। वो एक हद तक तो जा सकता है और जोर और जबरदस्ती के जरिए उसको आप एक हद तक तो बरकरार रख सकते हैं, और हमने देखा वो हदें पार कर करके बरकरार रखने की कोशिश इन्होंने की, मगर फिर भी इनके हाथ में काबू में चीज नहीं आई। फिर भी निजाम अपने आप को हर बार नंगा करने पे मजबूर हो गया, चाहे वो ट्रम्प के सामने हो, चाहे वो रेहाना डार को घसीट के हो, चाहे वो आलिया हमजा की गाड़ी के ऊपर हमला करके हो। ये निजाम जो बज़ाहिर तौर पे सबसे ताकतवर निजाम है, सबसे ताकतवर कुव्वत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ये नियत्ती खवातीनों के हाथों रुस्वा हो गया। और ताज्जुब की बात यह है कि झूठ का पलंदा, ये झूठ की रियासत जो इन्होंने बनाई है, इन्होंने कश्मीर डे के ऊपर, यानी ये जो एहतजाज हो रहा था मुल्क भर में, इसको रोकने के लिए इन्होंने बड़े हथकंडे यूज किए, अंदर के भी बाहर के भी सब जगहों के। एक हथकंडा ये था कि हम कश्मीर डे मनाएंगे, कश्मीर डे भी मनाया, उधर से स्कूल के बच्चों को भी लेके आए बस इन करके ये लोग। और कश्मीर डे के ऊपर भी इस सब चीज के बावजूद उन बच्चों के दिल में जो बात थी, जो उनके राय थे, उनके ख्यालात थे, उनको ये तब्दील नहीं कर पाए। सुने इन बच्चों की आवाज, दे मस्ट बी व्हाट 10, 12, 13 ईयर ओल्ड्स। मुस्तकबिल, राइट? हम तो चले, हमारी जनरेशन इज गॉन, इज ऑन इट्स वे आउट। द जनरेशंस दैट आर कमिंग बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे नस्लें आ रही हैं, हमने अपनी नस्लों को बताना है अपनी कहानी, जो कहते हैं हाफिज साहब, कि अपनी नस्लों को आगे वाली हमने अपनी कहानी हम बताएंगे। तो वो क्या कहानी है जो नस्लें हमें बता रही हैं, मुलाहिजा करें। हमारे इमरान खान को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था। तो यहाँ पे आप लोग कैसे आए हुए हैं? हम यहाँ पे इन लोगों ने गर्मी में बिठाया हुआ, ये कोई बात हुई? इमरान खान कोई को बात करवाने आए। 5 अगस्त को खान को इन्होंने गिरफ्तार किया था, मैं खुद गया था उनके टी चौक पे धरने में। इमरान खान को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था, तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि इमरान खान को छोड़ दें। हम देखिए अभी गर्मी में इधर आए हुए हैं, इधर आप तादाद देखिए कितनी है, इधर इन लोग गरीब है इतने। ये लीडर जो हमेशा इंशाल्लाह रहेगा और बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। ये जो चोर बहुत बातें करते, अंकल प्लीज मेरी लान मुझे पकड़। और इसीलिए झूठ की रियासत एक हद तक बरकरार रह सकती है, क्योंकि जब कोई भी बच्चा सच बोलता है या कोई बड़ा मुनाफिक हम जैसा सच बोलता है, तो वो जो झूठ की पतली चादर है ना, छेद हुई हुई, वो और फट जाती है। और फिर उसको दिखाने के लिए चादर नहीं फटी हुई, ये बादशाह नहीं नंगा, ये तुम्हारी आंखें अंधी हैं, ये बरकरार रखने के लिए हम देख रहे हैं जो इन्होंने किया। और ये चीज हमें लेके आती है अब अपने आखिरी पॉइंट के ऊपर। 1 सितंबर से पाकिस्तान एक बार फिर अफगान रिहायशी जो हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पैदा शायद पाकिस्तान में हुए हैं, उनके वालिदैन, दादा दादी या नाना नानी वहां से आए थे नकल मकानी करके अफगानिस्तान से। जंग के दौरान तकरीबन 45 साल पहले शुरू हुआ था ये नकल मकानी का सिलसिला, और ये चलता रहा। एक वक्त पे तकरीबन 30 से 35 लाख अफगान, शायद 40 लाख अफगान मुल्क के अंदर मौजूद थे,
اور ان کی فیملیز بھی جنریشنز کے اوپر ان کو نہ پشتو آتی ہے نہ دری آتی ہے، کچھ کو تو صرف اردو یا انگریزی بول لیتے ہیں وہ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ 1 ستمبر سے ایک اور لہر چلے گی، یہ جو جھوٹ کی ریاست ہے، جھوٹ پہ مبنی ریاست ہے، یہ افغانیوں کو ایک بار پھر اٹھا کے ڈپورٹ کرنے پہ آ گئی ہے۔ یہ جبر ایک قیدی کے خلاف نہیں، ایک عورت کے خلاف نہیں، یہاں تک کہ ایک قوم کے خلاف بھی نہیں۔ یہ جبر جو ہم نے اپنی زندگیوں میں اب دیکھ لیا ہے، اپنی زندگیوں میں، جس کی ہمیں مثال نہیں ملتی، شاید اسرائیل غازہ میں ملے، یہ جبر انسانیت کے خلاف ہے، جو پاکستانی افواج اور اس کی قیادت اور ان کے سیاسی اہلکاروں اور بیوروکریٹس نے جو زیادتیاں پچھلے 3-3.5 سال میں کی ہیں، یہ زیادتیاں انسانیت، ہیومن رائٹس، اخلاقیات، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں آپ۔ انسانیت کے خلاف جو چیز ہے، اسے کیا پاکستانی، کیا کوئی بھی انسان جس کے دل کے اندر تھوڑا ایمان ہے، ڈر ہے، خوف ہے اللہ کا، وہ اس کا سامنا کرے گا، وہ اس کے سامنے کھڑا رہے گا۔ اس کے لیے ریحانہ ڈار ایک ایگزامپل ہے، وہ قیدی ایک ایگزامپل ہے۔ 10,000 سے زائد لوگ جو اندر ان کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، 20,000 سے زائد لوگ جو انہوں نے قابض کیے ہوئے ہیں جیلوں میں اوور اینڈ اوور، وہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر ہم ایک آخری پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں۔ ایک آرٹیکل لکھا ہے ہمارے دوست نے سب اسٹیک کے اوپر، اس کا میں لنک شیئر کروں گا نیچے، دی ایمپائر آف ایمٹی پرومسز، جاوید حسن نے لکھا یہ آرٹیکل، اور اس کے اندر انہوں نے تھوڑی تحقیق کی اور نوبل laureate واکلاو ہاویل کی کتاب دا پاور آف پاورلیس کو انہوں نے کوٹ کیا، یعنی بیچاروں کی طاقت، یا جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، مظلوموں کی طاقت، دا پاور آف دا پاورلیس۔ یہ کتاب تھی نوبل laureate واکلاو ہاویل کی، اور اس کے اندر وہ، کیونکہ وہ ان کا کمیونسٹ رجیم سے بہت گہرا ایکسپیرینس رہا ہاویل کا، تو انہوں نے کمیونزم کے اندر وہ لوگ جن کی کوئی طاقت نہیں تھی، جن کے پاس طاقت نہیں تھی، جو مظلوم تھے اور ریسیونگ اینڈ پہ تھے طاقتوروں کے، اس کے اوپر ایک اسیسمنٹ کرنے کی کوشش کی اور دیکھنے کی کوشش کیا کہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ پاور آف پاورلیس جو ہے، اس کے اندر اس نے کہا کہ یہ جو کمیونسٹ رجیمز تھیں چیکوسلوواکیا میں یا دیگر اور سوویت سیٹلائٹس کے اندر، وہ اپنی طاقت کو صرف جبر سے ہی برقرار نہیں رکھتی تھیں، وہ جبر کا استعمال کرتی تھیں ایک اور مرحلے کے اندر جو ان کی طاقت کو برقرار رکھتا تھا۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ، میں اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہوں ریحانہ ڈار کو پکڑ کے اندر ڈالنے کے لیے، صحیح ہے، مگر اس کے بعد اس کا جو اصلی مقصد، ایک اہم مقصد تھا کہ اس جبر کا استعمال کر کے وہ ایک خاموشی پیدا کرنا چاہتی تھی، ایسی رجیمز جس کے بعد اس خاموشی کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے جبر کو یا اپنی فسطائیت کو یا اپنے نظام کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ان کا سچ، یعنی اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، میں آپ سے سچ میں کہہ رہا ہوں کہ ہو رہی ہے خلاف ورزی، یہ ثبوت ہے ہمارے سامنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، انفیکٹ چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ایک سچ اور ایک جھوٹ، دونوں کو ایکول پیڈسٹل پہ رکھ دیا آپ نے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ چیزیں امپروو ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، اکنامک ریکوری، یہ $100 بلین منرلز، مائنز، کرپٹو، اسٹاک مارکیٹ اپنے عروج پر، یہ ان کا موقف ہے کہ چیزیں کس طرح بہتر ہو رہی ہیں ایک اتھارٹیرین فیشسٹ رجیم کے اندر۔ آپ کا موقف ہے کہ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی، چیزیں بد سے بدتر ہو رہی ہیں، لوگ نقل مکانی کر کے جانا چاہ رہے ہیں، ایک خوف کا سما ہے اور تشدد اپنے عروج پر ہے، اکانومی تباہ ہو چکی ہے، کنٹری کرائسس میں بریکنگ پوائنٹ پہ ہے۔ تو دو موقف آپ کے سامنے آ گئے۔ اب ان دو موقف کے اندر سے
इस झूठ के मौकफ को आगे बढ़ाने के लिए आपको इस मौकफ को घटाना होगा, इन आवाजों को दबाना होगा, इस एहतजाज को खत्म करना होगा, और वो आप करते हैं जबर के थ्रू। एक बार आपने वो कर लिया तो ये जो मौकफ है, सब चीजें सही हैं, लीडर हमारा जो है वो बेहतरीन है, उसने कोई बगावत नहीं की अपने मुल्क के साथ, उसने कोई वफादारी नहीं की अपने मुल्क के साथ, ये आपका मौकफ है। जब आपने इस मौकफ को दबा दिया तो ये जब फुल अथॉरिटेरियन स्टेटस आया है, और अब आप ये जाके आप आर्टिकल के अंदर भी पढ़ सकते हैं कि जब भी, क्योंकि ये जो मौकफ है ये तो नंगा है ना, सबको पता है कि हकीकत है इसके अंदर, अब डर की वजह से दूसरे लोग बोल नहीं सकते कि यार नहीं ये चीज नहीं है। तो ये चीज आती है और इसके अंदर अपना कहते हैं कि ये एक झूठी घनौनी हकीकत जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ सही है, रावी चैन ही चैन में है। इसको मेरी आवाज, आपकी आवाज, रिहाना डार की आवाज 25 करोड़ आवाम की आवाज, चले 25 करोड़ नहीं तो तकरीबन 20 करोड़ तो होंगे ना 20 करोड़ आवाम की आवाज तो कह सकते हैं। चलो 50 निकाल लो उधर, 50 लाख, 5 करोड़ निकाल लो उधर। तो ये आवाजें इस सिस्टम को और खतरे में डालती हैं और नंगा करती हैं, इसीलिए सिस्टम अपने आखिरी दम तक जबर बरकरार रखता है। इस आर्टिकल को जाके आप जरूर पढ़िएगा, द एम्पायर ऑफ एम्प्टी प्रोमिसेस। मेरी रिकमेंडेशन थी कि इसको आप कहें एम्पायर ऑफ लाइज, यानी झूठ की रियासत, झूठ की एम्पायर, झूठ की सल्तनत। और झूठ के पांव नहीं होते, वो एक हद तक ही जा सकती है। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।